हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो आप लोग जैसा कि आप लोग पता है कि डेली बाय डेली मैथ का क्लास चल रहा है शाम 5 बजे। जो बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 की जो भी तैयारी कर रहे हैं, या तो वर्ग 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, या 9-10 के लिए, सभी के लिए ये क्लासेस चलता है। और इसमें क्वेश्चन का लेवल जो होता है, हाई लेवल क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिससे आप लो लेवल क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी भी रहता है, लेकिन क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है। या 6 to 8 का बात करेंगे या 9-10 का भी बात करेंगे तो क्वेश्चन उसी प्रकार से देखने को मिलता है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग निकालना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड हमको लिखना पड़ेगा 169 का। तो 196 का अभाज्य गुणनखंड अगर लिखना है तो क्या होगा। देखिए, अभाज्य गुणनखंड लिखने का मतलब क्या है। अगर जिसको फास्ट तरीका पता है वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है। तो 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 गुने 14। ये सबसे पहले आसान तरीका है ना, तो 2 से भाग कर करके उसको गुणनखंड किया जाता है। बेसिक मेथड जो बचपन में सिखाया जाता है। तो 196 का जो 14 का स्क्वायर 196 के बराबर होता है, तो 14 गुने 14 लिख सकते हैं। अब 14 को सभी को पता है, क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 7 लिख सकते हैं। इसको भी 2 गुने 7 लिख सकते हैं। तो 2 को 2 आया तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2। 2 को 7 आया तो 7 के पावर कितना हो जाएगा 2। तो यही 2 अभाज्य गुणनखंड आ गया, 2 और 7। इसी का बोला है घातांक, मतलब इसी का घात का योग बोला है। तो इस पर है 2, इस पर है 2, तो घात का योग कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग घातांकों का योग। तो घातांकों का योग अगर निकालते तो 2 प्लस कितना 2 हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तक करेक्ट ऑप्शन है। सभी को पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड बोला है। अभाज्य गुणनखंड जो अभाज्य संख्या होता है उस रूप में किसी भी संख्या का गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिस संख्या का सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है कि उसको अलग अलग संख्या में तोड़ सकते हैं, ठीक है। उसका अलग अलग गुणनखंड हम लोग दिखा सकते हैं। जिससे जिससे वो भाग लगता है वही उसका गुणनखंड कहलाता है। सिंपल ये भी बोल सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिख लेते हैं तो जो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे उसका जो घातांक होगा उसी का योग निकालने के लिए बोला था। तो इसका योग यहाँ पर निकालिए, इसका पावर 2, इसका पावर 2, 2 2 कितना 4 हो गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना का मूल्य है। देखिए, रूट बोले या मूल्य बोले दोनों का मतलब सेम होता है। तो बताया जाता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर व्यापक रूप लिखे द्विघात समीकरण का लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का अगर इसका 2 रूट होता है, सभी को अधिकतम इसका कितना रूट होता है, 2 रूट होता है, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो बताया जाता है कि अल्फा प्लस बीटा का ये बोला जाता है मूलों का योग। क्या होता है, ये मूलों का योग जो होता है उसका फार्मूला होता है -b/a। ये b कहाँ से आएगा, तो x का गुणांक होगा, x का कॉफिशिएंट होगा, और a कहाँ से होगा, तो x² का गुणांक होगा। उसी प्रकार से दोनों का मूलों का गुणनफल भी निकाला जाता है। तो मूलों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो c/a होता है। c यहाँ पर दिख रहा है, आचर जो पद होता है वो c होता है, और जो a होता है x² के गुणांक हो जाता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अब आते हैं यहाँ पे, ये दोनों तो लिख दिए। अब हमको मान यहाँ पे निकालना किसका है। सबसे पहले अगर इस द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ जो x² के आगे है, तो जो x² के आगे है वो a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और यहाँ पे ये c हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। a का मान यहाँ पर कितना है 4 है, b का मान कितना है 3 है, और c का मान कितना है 7 है। तो हमको यहाँ से 1/α, ये डायरेक्ट नहीं बोला है कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए बोला है कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम इस दोनों के रूप में लाने की कोशिश करेंगे, और तब उसका मान रख के हम यहाँ पर निकाल लेंगे।
तो अगर यहाँ से हम देखते हैं तो दोनों का एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा होगा, और यहाँ से अल्फा कटेगा तो बीटा बचेगा, तो यहाँ पर बीटा बचेगा, और ये बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ पर अल्फा बचेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा को पहले लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है, फार्मूला पहले डायरेक्ट लिखे क्या होता है, बी बटे ए होता है। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला वहाँ पर सीधे सी बटे ए होता है। नीचे से नीचे ये ए से एक कट जाएगा, ये क्या आएगा, माइनस बी बटे सी आएगा। अब यहाँ से b का मान कितना है, तो b का मान 3 है, तो माइनस साइन के साथ लिखना है, तो 3 लिख दिए, और c का मान कितना है, 7 है, तो नीचे में 7 लिख दिए। तो कौन सा आंसर आया, तो -3/7। अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही दो चीज़ याद रखना है कि ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, जिसका अगर मूल्य दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा, तो मूलों का योग का जो फार्मूला होता है -b/a होता है, मूलों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है c/e होता है। तो यही दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर फार्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी, देखो समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, वैसा श्रेणी जो हर एक पद के बाद एक निश्चित संख्या, हर एक पद में एक निश्चित संख्या जुड़ने से अगला पद मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जिससे अगर समांतर श्रेणी का हम लोग बात करते हैं, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। समांतर श्रेणी सो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी से जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का जो जनरल व्यापक टर्म दिखाया जाता है ए, पहला पद, इसमें एक फिक्स पद जोड़ा जाता है, तो अगला पद मिलता है डी। एक फिक्स टर्म जो है ना डी, अगला पद ए प्लस डी हो गया। फिर इसमें डी ही जोड़ेंगे एक फिक्स टर्म का, 2d हो जाएगा। फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो फिक्स पद 3d हो जाएगा। तो इस तरह से ये जुड़ते जाता है। अगर अंत वाला पद का बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें कि पहला पद में यहाँ पर डी है नहीं, दूसरा पद में यहाँ पर डी के आगे 1 है, तीसरा पद में डी के आगे 2 है, तो चौथा पद में डी के आगे 3 है। मतलब अगर एनवा पद लेंगे, अगर ये चौथा पद में डी के आगे 3 है, मतलब एक कम यहाँ पे दिख रहा है जो सा पद लिख रहे हैं, तो अगर एनवा पद लेंगे तो यहाँ पर एन से एक कम होना चाहिए, तो n-1 इंटू क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये एनवा पद होगा। तो कभी कभी इसमें समांतर श्रेणी में एनवा पद का भी फार्मूला पूछा जाता है, तो इसको एन से दर्शाते हैं, और उसका फार्मूला क्या निकल के आता है, ए प्लस n-1 इंटू डी निकल जाता है। सबका यहाँ पर थोड़ा सा नाम हम लिख देते हैं। ए जो होता है पहला पद होता है, उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। डी जो होता है सारे अंतर होता है। इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और यहाँ पे एन जो है इसको बोलते हैं एनवा पद, एनवा पद कहते हैं। ठीक, तो ये सब टर्म ध्यान में आपको रखना है। एन जो होता है पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या। अब यहाँ पे एक और इसमें फार्मूला आता है, पदों का योगफल। सारे पदों का अगर योगफल का फार्मूला जानना चाहते हैं तो एन से दर्शाते हैं। ये एन पदों का योग का फार्मूला होता है, जो कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ये भी फार्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगर इस चलिए इसमें नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, या चाहते हैं तो ये कुछ, या आप वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हैं, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। बोला है समांतर श्रेणी की 11वें पद, 11वें पद, जैसे एनवा पद को एन से दिखा रहे, तो 11वें पद को कितना से दिखाएंगे, A11 से दिखाएंगे। 11वें पद का 11 गुना, इसका कितना गुना करना है, तो 11वें पद का 11 गुना, मतलब
ए 11 गुने 11वां पद और 7वें पद का 7वां गुना 7 A7 7वें पद का 7 गुना, दोनों एक दूसरे के क्या है तो एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है तो लिखा हुआ समांतर से 11वें पद 11वें पद के 11 गुना और उसके 7वें पद का 7वां गुना बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो हमको 18वें पद निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते थे। 11वां पद कैसे लिखाएगा तभी बताए, nवां पद का फॉर्मूला यहाँ पे बताए तो क्या बताए, इसको ब्रैकेट में रख लिखते a प्लस n-1, मतलब जितना जौन सा पद बोलेगा वहाँ पर एक यहाँ पे कम होगा n-1, तो 11वां पद बोला है तो यहाँ पर क्या होगा 10 इंटू डी होगा। वैसे 7 गुने a प्लस यहाँ पर 7वां पद बोला तो यहाँ पर क्या होगा 6d होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11a प्लस ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा 110d हो जाएगा। ये 7a ये गुना होगा तो 42d हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तो इसको इधर लेके आते हैं, a वाला को और d वाला दोनों को लेके आते हैं। तो यहाँ पर 11a में से 7a घट जाएगा तो 4a बचेगा। 110 में से 42 घटाना है तो 110 में से 42 घटाएंगे तो 8, यहाँ पे फिर 10 में से तो 6 68, तो यहाँ पे 68d निकल के आएगा बराबर 0। इसमें से जो पहले कॉमन हो रहा है कॉमन कर लेते हैं, 4 कॉमन हो रहा है तो 4 कॉमन करने के बाद a प्लस इसमें 4 से 1 कटेगा, 4 एक में कुछ 2 बचेगा, 7 चौक 28 बराबर 0। ये 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो a प्लस 17d बराबर, अब 0 के साथ कुछ भी भाग में लेके जाओ वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। बेसिकली अगर इसको ध्यान से देखेंगे कि ये कौन सा पद को दर्शा रहा है, a प्लस से 17d। देखिए यहाँ पर 17d है, जैसे कि ये चौथा पद को दर्शा रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कम होना चाहिए, तो ये किस पद को दर्शाएगा तो 18वां पद को दर्शाएगा। इसलिए 17 है तो यहाँ पर कितना ये 17, यहाँ पे 18वां पद है तभी जाके यहाँ पर 17 लिखाएगा। तो a प्लस 17d किस कौन सा पद को दर्शाएगा 18वां पद का, ये किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 18वां पद जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आप डायरेक्ट आंसर भी टिक कर सकते हैं। कैसे, तो आप ध्यान क्या रखना है, अगर कोई बोल रहा है कि mवां पद के m गुने बराबर है, ध्यान सुनना है, nवां पद के n गुने के, mवां पद के m गुने मतलब जौन सा पद बोलेगा उसी का गुना, इसमें भी जौन सा पद बोलेगा उसी का गुना अगर एक दूसरे के बराबर होता है तो हमेशा m प्लस nवां पद m प्लस n का ये वाला पद हमेशा क्या होगा 0 के बराबर होगा। कौन सा पद, दोनों का योगफल। यहाँ पर सिंपल वही देख सकते हैं, 11वां पद का 11 गुना 7वां पद का 7वां गुना अगर एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ पर 11 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, तो 11 प्लस 18वां पद हमेशा क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना 17, 11 7 कितना 18वां पद हो रहा है तो 18वां पद का हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है, यदि बिंदु x, y जो है वो a और b से समान दूरी पर है तो इसमें कौन सा समीकरण सही होगा बताना है। x, y जो है दो बिंदु से समान दूरी पे है। क्वेश्चन में इसमें यूज क्या होने वाला है, तो पहले एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पहले लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट ये है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये आपको निकालने आना चाहिए। अगर दो बिंदु दिया हुआ है तो उसके बीच की दूरी कितना होगा। मान लेते हैं कि ए बिंदु है और एक बी बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1, y1, इसका निर्देशांक दिया हुआ है x2, y2।
ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। दोनों के बीच की दूरी का अगर बात करेंगे, ए बी बराबर, ये दोनों के बीच की दूरी को डी मान लेते हैं, तो डी बराबर जो फार्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। तो यही दूरी का फार्मूला होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यही दूरी का सूत्र यहाँ पे यूज होगा। क्वेश्चन में बोला है कि एक P बिंदु है, P बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है, इसका निर्देशांक x, y है, कहीं पर A है और कहीं पर B है, ये दोनों से समान दूरी पर है। मान लो कि A का निर्देशांक दिया हुआ है 5,1, तो इससे जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर ये है, मतलब दोनों का दूरी क्या है, समान है। दोनों का जो दूरी है, B का निर्देशांक है -1,5, तो ये दोनों दूरी समान है। सिंपल हम लोग ये बोल सकते हैं कि PA जो है PB के क्या है, समान है। तो PA दूरी कैसे निकलेगा, तो इसको मान लेते x1 y1, इसको मान लेते x2 y2, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, दूरी का सूत्र यहाँ पर भी लिखे हुए थे। तो PA पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5, x2 माइनस x1 यही होगा ना, x2 माइनस x1, तो इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 1 के स्क्वायर। तो इसका PA का दूरी निकल गया जो कि बराबर है PB के। तो फिर इसको x2 y2, इसको x1 y1 मानते हैं, तो यहाँ x में से वो -1 घटेगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के द होल स्क्वायर, प्लस y में से 5 घटेगा 5 के स्क्वायर। सबसे पहले दोनों तरफ रूट दिख रहा है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सबसे पहले हम स्क्वायर करके रूट को हटा देते हैं, तो दोनों साथ अगर स्क्वायर कर देते हैं तो ये रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको a माइनस बी या a प्लस बी के फार्मूला पे तोड़ेंगे, तब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25, इसको भी तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ही रह जाएगा। अब इधर आ जाते हैं, इसको a प्लस बी के तो होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर है वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जो देखो बराबर के इस तरफ उस तरफ अगर समान साइन होता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और कुछ कट रहेगा, 25 प्लस में है, इधर भी 25 प्लस में है तो कट जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस में है, यहाँ पर भी 1 प्लस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, तो माइनस में 5 दूना के 10x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2y हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x1 में गुना हो 2x हो जाएगा, उधर गुना हो तब माइनस 5 गुना कर 10y हो जाएगा। यही है, तो अब x वाला को एक तरफ करते हैं, y वाला को एक तरफ करते हैं, तो x वाला को इधर लेके आएंगे तो माइनस 10x, यहाँ प्लस में 2x था, इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पर माइनस 10y है, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में। अब यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, माइनस 8y हो जाएगा। अब अगर काटना चाहेंगे तो हम पहले माइनस माइनस हटा देते हैं, 4 से कटेगा, दोनों तरफ 4 से भाग करेंगे तो 3 मरतबे और ये 2 मरतबे, तो क्या निकल के आया, 3x बराबर 2y निकल के आया। तो अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी बी द करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। इस तरह से आप कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दूरी के बारे में, तब आप इस प्रकार क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इतना समय भी लगने वाला नहीं है। देखिए हम जब इसको एग्जाम में लिखते, सिंपल बता रहे, तो ये स्टेप नहीं लिखते, डायरेक्ट ये लिखते, और इसके बाद डायरेक्ट हम ये लिखते, इसके बाद कौन लिखते, देखिए कौन कौन स्टेप लिख रहे हैं बता रहे। एक ये लिखते पहला स्टेप, दूसरा हम किसको लिखते, इसको लिखते, और तीसरा हम इसको लिखते। बस यही 3 लाइन हम लिखते एग्जाम में, और कुछ नहीं यहाँ पर लिखने वाले थे, बस इतना ही आंसर निकल के आ जाता। बाकी सब समझाने के लिए एक एक स्टेप यहाँ पे हम लिखे हुए हैं।
तो आप कैलकुलेशन तभी फास्ट कर सकते हैं जब ज़्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि प्रातः 10:45 बजे एक टावर की छाया की उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य की ऊंचाई, सूर्य का कोण बोला है बेसिकली वही। तो देखिए ये टाइम देकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया है, टाइम का कोई इसमें मतलब है नहीं। अगर एक टावर है, टावर जमीन पर रहता है, टावर का ऑब्वियस है अगर सूर्य इधर होगा तो टावर का छाया बनेगा। जो टावर का छाया बन रहा है, टावर का जो छाया बन रही है यहाँ पे, टावर का जो छाया बनेगा वो समान लंबाई के बन जा रहा है। मतलब जितना ऊंचाई का अगर टावर एच है तो इसका छाया भी कितना है, एच ही लंबाई के बन जा रहा है। तो ये सूर्य का जो उन्नयन कोण होता है यही कोण पूछा गया है कि ये कोण कितना होगा। तो ये कोण निकालने का तरीका क्या है, ये एच है, ये एच है, ये सामने वाला भुजा को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है जमीन के साथ, लंब कहते हैं, और ये आधार कहते हैं। तो लंब और आधार त्रिकोणमितीय रेशियो में लंब और क्या आता है, आधार आता है। तो लंब और आधार का बात करेंगे तो tan का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, इसीलिए यहाँ पर tan का यूज करेंगे। तो लंब बटे आधार करेंगे तो लंब भी कितना है, h है, और आधार भी यहाँ पर कितना है, h है। तो कट के 1 बचेगा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये tan कितना डिग्री पे 1 देता है, तो अब से 45 डिग्री पर, इसलिए यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इसलिए यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री पर ही tan का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बेकार में हम लोग को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए वहाँ पे समय का कोई मतलब नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्या दिया हुआ है। देखिए एक बेलन क्या आकृति है और एक शंकु की। देखिए क्वेश्चन हम जब बता रहे हैं तो उसमें अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कुछ हो सकता है कुछ टाइम ज़्यादा ले रहे होंगे, तो उसके लिए घबराना नहीं है। इससे सीखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है, एक बेलन है एक शंकु है। सभी को पहले आकृति के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि बेलन की आकृति कैसा होता है। सिलेंडर की आकृति आप देखे होंगे, तो इस प्रकार का बेलन की आकृति होता है। बेलन का त्रिज्या जो होता है यही वाला होता है, नीचे का जो आधार होता है ये त्रिज्या होता है जिसको आर से दिखाते हैं, और ऊंचाई जो होता है ये वाला होता है। ठीक, अगर शंकु का बात करेंगे, जैसा आइसक्रीम वगैरह खाते हैं वही आकृति क्या होता है, शंकु का होता है। ये शंकु की आकृति होता है, इसका त्रिज्या यहाँ पे ये होता है, इसका ये त्रिज्या होता है यहाँ से यहाँ तक, और इसका यहाँ पे ऊंचाई होता है। तो ये शंकु है और ये बेलन है, सिलेंडर और कोन बोल सकते हैं इंग्लिश में। अब बात किया जा रहा है कि दोनों का त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है और दोनों की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो आयतन का, दोनों का आयतन का अनुपात निकालना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। हमको पता है कि अगर बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई, अब और उसमें कुछ रहता ही नहीं, और कुछ चेंज होने वाला पद होता है क्या, नहीं होता है। तो ये दोनों को गुना कर दे, ये दोनों को गुना करके जो अनुपात होगा वही हो जाएगा, आयतन का अनुपात हो जाएगा। यहाँ से फिर लिख सकते हैं, चलिए ये बेलन का पहले लिख लेते हैं V1 और शंकु का लिख लेते हैं V2। तो बेलन का अगर लिखते थे, बेलन का पहले आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको R1 से दर्शा रहे थे, R1 का स्क्वायर इंटू H1 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई शंकु का अगर आयतन का बात करेंगे तो 1/3 पाई R2 के स्क्वायर, यहाँ पर H2 के स्क्वायर। जो पहले कैंसिल आउट होने वाला, कैंसिल आउट करेंगे 1/3, 3 जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, तो 3 ऊपर में, सॉरी यहाँ पर गलती से ऊंचाई का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक, तो 3 ऊपर में चला जाएगा, इसको R1 का स्क्वायर, नीचे में है R2 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2 के द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, गुने यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, H1/H2 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू
R1 और R2 का अनुपात दिया है 3/8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4 है, सॉरी 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। H1/H2 का अनुपात दिया है 2/3, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है और कुछ नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 3 के 9 4 चौका 16, 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो कैंसिल आउट होने वाला कैंसिल आउट करेंगे, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 8 मरतबे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9:8 देखने को मिलेगा। ये दोनों का जो अनुपात होगा, अब घबरा के टिक नहीं कर देना है कि 8:9 दिया है तो यही आंसर नहीं लगा देना है। आंसर क्या है 9:8 आया है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन होगा। कहीं पर भी गलती करने का गुंजाइश नहीं करना है, और यहाँ सावधानी पूर्वक, नहीं तो कोई सोचेगा क्या कि हम शायद उल्टा ले लिए है और घबरा के ऑप्शन डी टिक करके आ जाएगा। बहुत लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण भी है। समद्विबाहु त्रिभुज को बोलते हैं जिसका दो भुजा क्या होता है आपस में बराबर है, साथ साथ क्या है समकोण भी है, मतलब एक कोण इसका क्या है 90 डिग्री है। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा, देख किसी भी अगर समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो एक कर्ण बनता है, कर्ण की लंबाई हमेशा दो अन्य भुजाओं की लंबाई से क्या होते हैं बड़े होते हैं। ठीक, तो ये जो कर्ण होता है हाइपोटेनस होता है, ये हमेशा इसके क्या होता है 90 डिग्री सामने वाला होता है, ये हमेशा बड़ा होता है दो अन्य भुजाओं से। मतलब जो बराबर भुजा है वो दिया हुआ है, तभी जाए कर्ण का लंबाई पूछा था। समद्विबाहु बोल दिया है, मतलब ये दोनों भुजा की लंबाई क्या होगा बराबर होगा। तो अगर ये बराबर भुजा दे दिया है 4√2 और ये भी क्या है 4√2, तो हमको ये वाला निकालना है। अभी रिलेशन सभी को पता ही होगा, अगर ये कर्ण है तो हम लोग बोल सकते हैं किसी को भी आधार ले सकते हैं। मान लो तो इसको हम लोग लंब ले लेते हैं और ये हो गया आधार। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, आधार को बेस बोलेंगे, लंब को परपेंडिकुलर से दर्शा सकते हैं। ठीक, तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। तो यहाँ से कर्ण हमको निकालना ही है, तो लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है 4√2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी 4√2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण निकालना तो रूट अंडर भी ऐसे ले सकते हैं, तो सबका रूट ले लेते हैं। अब यहाँ पे कितना होगा तो 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 16 गुना तो 32 आएगा। और सेम चीज़ है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 32 आएगा। अब 32 में 32 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 64, और 64 का रूट कितना होता है तो 64 का रूट 8 होता है, तो 8 सेंटीमीटर आएगा। और ऑप्शन में फिर से कोई मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन किसी के साथ मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक बार चेक भी कर लेते हैं दोबारा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 16 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होगा, 16 गुना कि ये 32 हो जाएगा, ये भी 32 हो जाएगा। तो जब 32 होगा तो 32 गुना कितना हो गया 64 हो गया, 64 का रूट 8 होता है, तो 8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षित द्वारा अक्षित है जो कि 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के लिए उधार पैसा लिया जा रहा है, कितना रुपए तो 10,000 रुपये। 10,000 रुपये 2 वर्षों के लिए उधार लिया जा रहा है, ठीक है। तो 2 वर्षों के अंत में भुगतान किए जाने वाले, पहले ब्याज पूछा है, तब जाके क्या पूछा है कितना राशि उसको देना पड़ेगा। पहले तो ब्याज कितना देना पड़ेगा और फिर राशि कितना देना पड़ेगा, कुल अमाउंट कितना देना पड़ेगा वो बताना है। तो देखिए अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्षों के लिए दर देखेंगे तो देखो साधारण ब्याज होता है दर 2 वर्षों के लिए 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो उसको सक्सेसिव मेथड से निकालते हैं, और सक्सेसिव मेथड 2 दर को कैसे जोड़ा जाता है तो a + b + a × b/100 करके निकाला जाता है 2 वर्षों के लिए। तो हम लोग पहले दर को ही निकालेंगे 2 वर्ष के लिए फॉर 2 ईयर।
तो फॉर 2 ईयर के लिए जो दर होगा ए और बी का मान दोनों समान होगा 10 + 10, 10 × 10/100। हमको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ता एग्जाम में, हम डायरेक्ट पता चल रहा है ये 21 इसका आंसर आने वाला है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 10 20 है, यहाँ पर 1 होगा तो 21 हो जाएगा। तो ये जो दर होगा 21% होगा कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। देखो ब्याज का मतलब होता है कि इतना का 21% निकालेंगे तो ब्याज होगा। अमाउंट का मतलब होता है कि अमाउंट हम लोग क्या मान के चलते हैं, इनिशियली हम लोग 100 मान के चलते हैं और उसमें और ब्याज बढ़ गया, मतलब 21% से बढ़ जाएगा तो 121 बटे कितना 100 लिखाएगा। तो पहले हम ब्याज निकालते हैं, CI निकालते हैं। तो CI के लिए क्या होगा, 10,000 का कितना, 10,000 का 21% निकालना है। तो 10,000 का 21% निकाल लेंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2100 आ जाएगा। कितना आएगा, 2100। ठीक है, अब या तो CI निकल गया तो इस अमाउंट में ही CI को जोड़ दे तो कुल राशि कितना देना पड़ेगा वो पता चल जाएगा। यह दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इसका हम लोग 121% निकाल दें। इसका क्या करें, 100 में 21 का वृद्धि हो जाएगा ना, मतलब उसमें ब्याज जुड़ जाएगा तो डायरेक्ट उससे भी आंसर निकल जाएगा। जैसा इच्छा है वैसा कर सकते हैं। ऐसे अमाउंट निकालने के लिए जो P होता है, इसको P बोलते हैं अमाउंट, तो P + CI भी कर सकते हैं तो अमाउंट निकल जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है, ये है 10,000 और ये है 2100, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 1 2 1, मतलब 12,150 रुपये हो जाएगा। 12,150 कुछ गलत तो नहीं आया है ना, 150 कैसे आ गया, गलत लिखे ही। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 0 1 2 1, 12,100 होगा। तो देख सकते हैं अमाउंट जो होगा 12,100 होगा, जो CI होगा, जो ब्याज होगा वो 2100 होगा। तो यहाँ 2100 और 12,000, यहाँ पर भी 2100 दिया है, 12,100 दिया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि पहले क्वेश्चन में बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब पहले क्या होना चाहिए, 2100 होना चाहिए और तब जाके राशि ज्ञात करने के बोला था। क्वेश्चन में जिस प्रकार से बोला है ऑप्शन में उसी प्रकार से देना चाहिए। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आया। ऐसे घबरा के कुछ भी टिक नहीं करना है। अगर हम देखेंगे तो पहले यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो ऑप्शन में पहले चक्रवृद्धि ब्याज ही होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यदि संख्या x दिया हुआ है कि एक संख्या है, संख्या क्या है, 1 2 3 ले सकते हैं और y क्या ले सकते हैं, 1 4 9 ले सकते हैं, 1 4 9 लिख सकते हैं। तो प्रायिकता निकालना है, x × y का मान 9 से छोटा का प्रायिकता निकालना है। देखिए प्रायिकता तभी निकलता है जब x और y को गुणा करना है तो उसकी संख्या कितना पॉसिबल है। तो x × y की संख्या कितनी पॉसिबल है उसको पहले लिखते हैं। तो देखिए गुणा का मतलब होता है पहले एक में ये किसी से भी गुणा हो सकता है, तो x में y से गुणा मतलब ये किसी से भी गुणा, तो एक में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, एक में 4 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, एक में 9 से गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, फिर 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 4 से गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, फिर 2 में 9 से गुणा होगा तो 18 हो जाएगा, फिर 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 4 से गुणा होगा तो 12 हो जाएगा और 3 में 9 से गुणा होगा तो 27 हो जाएगा। तो ये कुल संभावना है, ये x × y का कुल संभावना है। लेकिन हमको प्रायिकता जो निकालना है वो किसका निकालना है, 9 से कम वाला का। तो x y का मान 9 से कम वाला कितना होगा, x y का मान 9 से कम वाला, तो ये 1 दिख रहा है यहाँ पे, 1 4, ये 9 से कम है, 2 8 3, और कोई हैगा नहीं है, तो ये इतना ही 9 से कम वाला है इसमें। तो देखो 9 से कम वाला का संख्या कितना है, 2 2 4 1 5। तो जो प्रायिकता होगा 9 से कम वाला, तो जिसका प्रायिकता बोलता है उसकी संख्या को हम ऊपर लिखते हैं तो कितना है 5 है, कुल संख्या को नीचे लिखते हैं तो कुल संख्या कितना है, ऑब्वियस है कि 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9 हो, तो कुल संख्या कितना है 9 है। तो क्या हो जाएगा 5/9 निकल के आएगा। इसका आंसर क्या निकल के आएगा 5/9। यहाँ कहीं पर कुछ मिस्टेक नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 5 ही को होगा, 1 4 2 9 से कम ना 8, 18 तो होगा नहीं, 3 होगा, 12 तो होगा नहीं, 27 होगा। ठीक है 27 भी नहीं होगा, तो यही 5/9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में हम लोग को नहीं दिख रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो बहुत सावधानी पूर्वक से ऑप्शन टिक करना है। यहाँ पर 9/5 दिया तो प्रायिकता कभी 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है, तो ये संभावना ही नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, समीकरण खाली लिखा, लेकिन ये बेसिकली द्विघात समीकरण ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसलिए इसका पावर कितना है 2 है। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात बोला है। अभी थोड़ा देर पहले ही चर्चा की है कि अगर कोई द्विघात समीकरण होता है, इसका व्यापक रूप लिखते हैं हम लोग ax² + bx + c = 0, और इसका मूल एक अल्फा है और एक बीटा है, तो मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है? तो मूलों का योग का जो फार्मूला होता है अभी थोड़ा देर पहले बताया क्या होता है, -b/a होता है। और मूलों का गुणनफल, इसको गुणनफल कहते हैं, तो गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। बेसिकली इसी का अनुपात पूछा है इस क्वेश्चन में। अब सबसे पहले तो यहाँ पर ये भी मैच कर सकते हैं कि यहाँ पर a का मान कितना होगा, 2 होगा, माइनस साइन के साथ लिया जाता है, b का मान कितना होगा, -5 होगा, और c का मान कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं a बराबर यहाँ पर 2 निकल के आएगा, b बराबर -5 निकल के आएगा, और c बराबर कितना होगा, 4 होगा। अनुपात योग और इसका अनुपात पूछा था, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों का अनुपात पूछा है, तो ये दोनों का अनुपात ले लिए। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता था, -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो c/a होता है। फिर से यहाँ से a से a कट जाएगा, तो -b/a क्या बचेगा, a बचेगा। मान रख देते हैं, तो b माइनस में है -5 है, तो माइनस रखेंगे, -5 रखेंगे, लेकिन ये माइनस छोड़ नहीं देना जो आगे में माइनस है, बटे में a, तो a का मान कितना है, 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। तो अनुपात कितना निकल के आएगा, 5:2 हो जाएगा। तो यही रेशियो निकल के आ गया 5:2। तो ये भी सेमी कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले ही अभी बताए थे। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।